नमस्कार। तो आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके समक्ष पाश्चात्य काव्य शास्त्र हिंदी विशेष जो है बीए हिंदी ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसका आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो बिना किसी समय व्यर्थता के मैं आगे बढ़ता हूं। तो हमें इसमें मूलतः जो पढ़ना है उस पर एक बार सिलेबस देख लेंगे, पाठ्यक्रम। उसके बाद पाठ्यक्रम देखने के बाद हम इसमें इकाई एक जो है, इकाई एक का अरस्तु का अनुकरण और त्रासदी, अनुकरण और त्रासदी ये दोनों पढ़ेंगे हम आज। विरेचन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुश्किल से वीडियो 20 मिनट की होने वाली है, 20-21 मिनट की। उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर जाएंगे और फ्लो चार्ट नोट्स वगैरह भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत। ये तीनों पढ़ने हैं। अब इन तीनों से प्रश्न कैसे आएंगे ये भी मैं बता दूं आपको। हल्का सा पॉइंटर छोटा करता हूं मैं, ठीक है। अब इन तीनों से प्रश्न कैसे आएंगे, तो इसमें से आएंगे या तो आपको त्रासदी का जो सिद्धांत है उसको वर्णन करने को आएगा, या तो विरेचन को आएगा, या अनुकरण का आएगा। पूरा आएगा तो अरस्तु का पूरा आएगा कि तीनों सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा करें, तो उसमें आपको 1500 शब्दों में लिखना होगा, उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ से एक प्रश्न और आ सकता है आपके मूल्यांकन में, आपके परीक्षा में। वो आ सकता है त्रासदी में 6 तत्व हैं, वो आगे हम करेंगे। तो उसमें से आ जाएगा कि कोई 3 तत्वों की व्याख्या करें या 6 की करें, तो वो टिप्पणी में आ सकता है। ठीक, इससे ऐसे प्रश्न आएगा। फिर लोंजाइनस का उद्दात सिद्धांत आएगा। लोंजाइनस का उद्दात सिद्धांत हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और इकाई 2 में हमें पढ़ना है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज कविता और काव्य भाषा संबंधी मान्यताएं, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत। और दूसरा पढ़ना है टीएस इलियट परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा निर्व्यक्तिका का सिद्धांत। ठीक है। अब इकाई 3 में देखेंगे हम, इकाई 3 में हम देखेंगे तो हमें पढ़ने हैं स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद और संरचनावाद का सामान्य परिचय। ठीक, ये तीनों टर्म हम आगे डिस्कस करेंगे। इकाई 4 में हमें पढ़ना है काव्य के उपादान, बिंब, प्रतीक, विसंगति, विडंबना, मिथक, फैंटेसी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अब हम बिना किसी देरी के अपने यूनिट 1 के अरस्तु के तरफ चलते हैं। तो हमारे अरस्तु ये रहे। तो अरस्तु का सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुकरण का सिद्धांत। तो अरस्तु अनुकरण के सिद्धांत में क्या कहते हैं कि इसका शुरुआत कैसे हुआ, अनुकरण से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले इस वर्ड का, जो इस शब्द का ब्रेकडाउन करेंगे। अनुकरण यानी आप समझ सकते हैं मिमिक्री, आपको पता होगी। अब मिमिक्री जैसे करते हैं तो उनकी कॉपी पेस्ट करना, वही अनुकरण हुआ। उनके पद चिन्हों पर वापस चलना, वो चले गए, हम उनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन उनके जैसा तो नहीं चल पाए। उनके जैसा हमने कोशिश किया चलने का, उनके पद चिन्हों पर, यही है अनुकरण सामान्य भाषा में। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि इसका उन्होंने, इससे पहले प्लेटो ने दिया था, प्लेटो ने भी बात करी थी अनुकरण के सिद्धांत पर। तो प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने इस पर विस्तृत विवेचन किया। काव्य कला को अरस्तु राजनीतिक तथा नीति शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखते हैं, सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि काव्य रचनाएं जो होती हैं ना, वो सौंदर्य में आती हैं, वो इन दोनों चीज़ों से दूर होती हैं। तो अरस्तु ने इन दोनों चीज़ों से दूर रखा और सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखा। यही वजह है कि अरस्तु का मत अनुकरण के संबंध में प्लेटो से अलग है। प्लेटो ने इसका भी थोड़ा सा समायोग किया था, इस वजह से अलग है। हमने प्लेटो का क्यों नहीं पढ़ा, हमने अरस्तु का क्यों पढ़ा, उसका कारण यही है कि अरस्तु जो है वो सौंदर्य शास्त्र के मान्यताओं पर चलते हैं, जिस पर काव्य आधारित होता है। और राजनीतिक और नीति शास्त्र में प्लेटो के हैं, उनका उसमें थोड़ा सा दर्शन हमें पढ़ना है, इसमें दर्शन शास्त्र, तो उसी के हिसाब से पढ़ता है। तो प्लेटो का जो था वो दर्शन शास्त्र के हिसाब से था, लेकिन अरस्तु का जो ये है, ये पूर्ण रूप से हम मान सकते हैं कि एकदम निकटतम जो स्थिति कहते हैं काव्य का, सौंदर्य शास्त्र का, उसके प्रति है, इसलिए हम इनका पढ़ रहे हैं। अब अरस्तु प्रस्तुत करते हैं अनुकरण का सिद्धांत, तो उसमें क्या कहते हैं। पहला कहते हैं जैसी वे थी या है। अनुकरण हम किस चीज़ का करेंगे, करेंगे तो हम क्या सोचेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप समझ लो ये शाहरुख खान है, ठीक है, ये डांस कर रहे हैं, हाथ इधर थोड़ा नीचे किए हुए हैं, या हाथ थोड़ा ऊपर किए हुए हैं, उंगलियां ऐसी हैं। ऋतिक रोशन है, चलिए इनकी 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 1 5 1 6, हाँ
इसमें भी 1 2 3 4 5 6, उनकी 6 उंगलियां है, ठीक है। ये नाच रहे हैं इधर, इधर चला मैं उधर चला। लेकिन अब मैं इनकी तरह कोशिश करूँगा तो मैं थोड़ा सा, हो सकता है ये पैर अगर ऐसे रखे हैं, ये मैं ऐसे हूँ तो मैं थोड़ा पैर हाथ सीधे मोड़ सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन अनुकरण मैंने किसका किया? ऋतिक रोशन का, ठीक। तो ऐसी भाषा में यदि हम समझते हैं तो जैसी वे थीं या हैं, ठीक, तब हम अनुकरण करेंगे। जैसी वे कहीं ये समझी जाती है, अब मैंने इनको देखा नहीं है, इनकी स्थिति का मुझे भान नहीं है, मैंने सोचा, मैंने सुना है कि हाँ ऋतिक रोशन ना एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे दोनों पैरों को फैलाकर डांस करते हैं, इधर चला मैं उधर चला के गाने पर। तो उसमें हम क्या करेंगे? सुना, लोग वही समझते हैं, लोग वही कहते हैं, तो हमने सुना, दूसरे के माध्यम से सुना, तो वैसा मैंने फिर अनुकरण किया। ऐसा भी अनुकरण होता है। और जैसी वे होनी चाहिए, अब ऋतिक रोशन जी ब्रांड है, वो कैसे डांस करना चाहिए? वो थोड़ा प्रोफेशनल करना चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ तो ये नहीं आएगा, अगर मुझसे कोई ज़्यादा अच्छा करेगा तो वो इनके अनुकरण के सबसे समीप होगा, मैं नहीं होऊंगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? ये 3 टर्म, जैसी वे थी या है, जैसी वे कहीं या समझी जाती हैं, जैसी वे होनी चाहिए, ठीक। ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अनुकरण के इन तीनों प्रकार में आदर्शात्मक रूप जैसी वे होनी चाहिए को माना गया है। इसकी मान्यता है कि अनुकरण और चित्रण में कवि की भावना और कल्पना का निश्चयी योगदान होगा, वह नकल मात्र नहीं होगा, ठीक। अरस्तु अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानते हैं। उनके अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया में कला द्वारा प्रकृति के अनेक दोष और अपूर्णताएं पूरी की जाती हैं। अब मैं अनुकरण कर रहा हूं यदि, तो कुछ अपूर्णताएं हैं, उसमें मेरे विचारों का भी समावेश होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं कि कवि की भावना और कल्पना का निश्चय ही योगदान होगा। मैं एक पेड़ को देखकर कैसे पेड़ का वर्णन कर रहा हूँ, आप कैसे कर रहे हैं, दोनों एक ही पेड़ को देख रहे हैं। मैंने लिखा कि ये इसमें एक पेड़ है, इसकी शाखाएं हैं, इसमें पत्तियां हैं, ऊपर 2 और शाखाएं हैं, वो जुड़ी हुई हैं, लेकिन जड़ उसका एक पेड़ ही है। मैंने ये कविता की रचना कर दी। लेकिन आप क्या करेंगे? आप यदि उसको देखेंगे तो आप लिखेंगे ना कि इस पेड़ में एक पक्षी का घोंसला है। भले ही पक्षी घोंसले को घर मानती है, लेकिन जो मूल घर है वो उसका पेड़ है, वो जड़ है। एक जड़ कितनों को आश्रय देता है। आपका पर्सपेक्टिव अलग हुआ, पर्सपेक्टिव अलग हुआ, मेरा पर्सपेक्टिव अलग हुआ, ठीक। तो ऐसे चीजों में अब दोनों का अगर पर्सपेक्टिव अलग होगा तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ ना कुछ जो अपूर्णताएं हैं वो पूर्ण की जाएगी, वो पूरी की जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको फिल किया जाएगा कवि द्वारा, ठीक। अरस्तु भावनामय तथा कल्पनामय अनुकरण को स्वीकार करते हैं। भावनामय तथा कल्पना, कविता में भावनाएं और कल्पनाएं ही तो होती है, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करना ही तो कविता है, ठीक। तो उस भावना में और कल्पना में अनुकरण को भी स्वीकार करते हैं। मैंने सोचा कि ऋतिक रोशन की भावनाएं अगर मेरे से जुड़ी हुई है, मैं उनके जैसा डांस कर रहा हूँ कल्पना करके कि हाँ वो ऐसे करते होंगे, वो भी अनुकरण है। इस तरह अरस्तु ने न केवल कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, बल्कि कला को अमूर्त तर्क से ही नहीं, संवेदन और बिंब विधायनी शक्ति से जोड़ा। बिंब विधायनी शक्ति मतलब क्या? बिंब मतलब क्या होता है? परछाई, विधायनी निर्माणनी, यानी परछाई। अनुकरण क्या होता है? परछाई बनना, छाया प्रति बनना होता है, छाया बनने की कोशिश करना होता है। और क्या? मैं ऋतिक रोशन जैसा डांस कर रहा हूं तो मैं तो ऋतिक रोशन नहीं हो गया ना, मैं अनुकरण कर रहा हूं, मैं उनकी परछाई जैसी बनने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे उनका परछाई उनका अनुकरण करती है वैसे मैं करूं, ठीक। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अनुकरण के संबंध में अरस्तु कहते क्या है, ये मेन चीजें हैं, ये आप एग्जाम में लिख दीजिएगा और नीचे लिखिएगा अरस्तु चचा, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, और इसको ऐड कर देगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, और नीचे लिख दीजिएगा ऐसे डैश देके अरस्तु अनुकरण के सिद्धांत से, अनुकरण के सिद्धांत से, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में करके, हाईलाइट कर दीजिएगा थोड़ा इसको। तो वो कहते हैं चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह ही कवि अनुकरता है। अब कवि किसका अनुकरण करता है? कवि प्रकृति का अनुकरण करता है, ठीक। मैं बताता हूं कैसे। चित्रकार क्या करता है? वो पेड़ को देखता है और उसी प्रकार पेड़ बनाता है। वो पहाड़ को देखता है, उसी प्रकार पहाड़ का कलाकारी कर देता है। उसने पहाड़ देखा कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसके बीच से सूरज ऐसे निकला होता है, ये ऐसे होता है, इधर एक झोपड़ी होती है, उसमें एक गेट होता है, ठीक। ऐसे उन्होंने अनुकरण किया, उन्होंने उसका अनुसरण किया, अनुकरण किया।
लेकिन अब कवि भी तो अनुकरण ही करता है, वो भी तो दर्शाता है। जैसे आप सबसे एक मौलिक कविता लीजिए, चंदा मामा दूर के, ठीक, ये भी तो कवि अनुकरण कर रहा है ना, चांद के प्रति जो सोच है लोगों का उसका अनुकरण कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुकरण का सिद्धांत आपको क्लियर हो गया होगा। काव्य प्रकृति की अनुभूति है किंतु एकदम नकल ना होकर उसकी पुनः प्रस्तुतिकरण है। यही बात है कि कोई भी चीज तो पूरा हम उसका नकल नहीं कर सकते हैं ना, और सिर्फ नकल भी नहीं करते हैं, उसको प्रस्तुत भी करते हैं। तो काव्य प्रकृति की अनुभूति है, जैसे मैंने कहा प्रकृति का, कवि जो होता है वो प्रकृति का अनुसरण करता है, प्रकृति का अनुकरण करता है। ठीक है, तो कवि प्रकृति की अनुभूति ही, काव्य प्रकृति की अनुभूति किंतु एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है, कुछ ऐसी बात है। ठीक, तो हमारा अनुकरण डन हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लीजिएगा, रोक के वीडियो पॉज करके। और अगर सिर्फ नोट्स का लेना है, हालांकि जो एक यूनिट जब कंप्लीट होगा तो मैं इसका गूगल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगले वीडियो में, सारे नोट्स का आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं गूगल ड्राइव पे डाल के उसका लिंक आप सभी को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे आज हमने बोला है त्रासदी पढ़ेंगे, इसके बाद विरेचन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब त्रासदी विवेचन क्या कहता है, आइए देखते हैं। त्रासदी नाम से ही ट्रेजेडी से बना है, दुखांत जिसका अंत दुख हो। ठीक है, यही होता है त्रासदी। त्रासदी क्या था, एक प्रकार का नाटक था जो कि यूनान के मंदिरों में खेला जाता था। शुरुआत वहीं से हुई थी नाटक की। जब आप पढ़िएगा तो आपने भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र पढ़ा होगा उसमें भी देखा होगा कि किस प्रकार दिखाया गया है कि मंदिरों में, सबसे पहले यूनान में मंदिरों में ही खेला जाता था। तो ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा त्रासदी, दुखांत अंग्रेजी के ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक, त्रासदी का पश्चिम में सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ, मैंने जैसा कि अभी बताया। त्रासदी का आरंभ मंदिर और उल्लास के देवता डायनिसिस के सम्मान में होने वाले समारोह में, ये एक देवता थे, जब इनके ऊपर कोई बाधा आती थी, जब इनके ऊपर कोई बाधा आती थी तो ये उनके पास जाके त्रासदी नाटक का नाट्य प्रदर्शन करते थे। ठीक है, तो ईसा के पूर्व 5वीं सदी आते आते यूनान में त्रासदी एक परिपक्व विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। त्रासदी के अतिरिक्त उस युग में कॉमेडी, महाकाव्य, गीत काव्य विद्याएं भी अब प्रचलित हो चुकी थी, मनोरंजन का भी बोलिए या पूजा का बोलिए या आस्था का। ठीक है, तो कुछ ऐसी बात थी। अब त्रासदी की जो मुख्य विशेषताएं हैं उस पर ध्यान दे लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि त्रासदी है क्या। ठीक है, तब उसके सिद्धांत के ऊपर हम नजर डालेंगे। और त्रासदी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है, यानी किस प्रकार कोई कार्य होता है उसका अनुकरण है। त्रासदी की भाषा लय, सामंजस्य, गति से बनती है। कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होती है। कार्य व्यापार अभिनय द्वारा प्रस्तुत होती है, वर्णन द्वारा नहीं। कार्य व्यापार करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विवेचन करता है। अब ये चीज़ें मैं किस प्रकार आपको समझ कर रहा हूँ तो सुनिएगा कि जो त्रासदी थी उसकी विशेषताओं में कार्य व्यापार का अनुकरण, यानी कोई काम होता था उसका अनुकरण होता था। इस त्रासदी की भाषा जो होती थी वो लय, सामंजस्य और गीत से बनती थी, यानी जो लय होता है, त्रासदी की भाषा लय, सामंजस्य, गीत, उसमें गाना भी होता था, लयनात्मक होता था, लयात्मक होता था, जो उसमें आपस में संवाद करते हैं। जैसे हम बोलते हैं राहुल कैसे हो, तो इसमें बोलेगा कैसे हो राहुल, ऐसे करके, जो भी हो लय मेरा खराब है उनका नहीं होगा। ठीक, सामंजस्य बैठाते थे कि कौन सा गाना कहाँ पे सही होगा। ठीक, अब कार्य व्यापार क्या होता था। ठीक, कार्य व्यापार का अनुकरण जब हो रहा है, कार्य व्यापार यानी उसमें नाटक का जो स्वरूप था, नाटक का जो प्रदर्शन का एक प्रक्रिया थी वो कैसी होती थी, उसी का तात्पर्य है। कार्य व्यापार यानी प्रदर्शन की प्रक्रिया जो थी वो कैसी होती थी, गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होती थी, यानी कोई डाउट नहीं रह जाता था, मेरे वीडियोज़ की तरह सारा डाउट क्लियर हो जाता था। ठीक, और कार्य व्यापार अभिनय द्वारा प्रस्तुत होता है। ठीक, कार्य व्यापार किस द्वारा प्रस्तुत होता था, जैसा कि मैंने बताया अभिनय, अब प्रक्रिया है तो नाटक में जाहिर सी बात है अभिनय द्वारा ही होगा। ठीक, वर्णन द्वारा नहीं होता था, यानी अभिनय यानी नाटक करके बताया जाता है, यानी कि मैं जैसे मुंह से वर्णन कर रहा हूँ, नहीं, मेरे में वीडियो नहीं है, तो नाटक करके बताया जाता था कि हाँ ये चीज़ें हैं। ठीक, अब अब आगे बढ़ते हैं हम, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि त्रासदी किसे कहते हैं और त्रासदी में क्या क्या होता था, विशेषताएं क्या थी। त्रासदी की भाषा आपने समझ ली,
त्रासदी को कैसे सामने प्रदर्शन किया जाता था ये भी आपने समझ लिया। त्रासदी में भाषाएं किस प्रकार होती थी, लयात्मक, सामंजस्य और गति से बनती थी, गीत से बनती थी। ठीक, तो ये आपने समझ लिया। यानी त्रासदी की प्रमुख विशेषताएं क्लियर हो गया। त्रासदी किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया, कहाँ से शब्द आया ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। कितने? 6। अब 6 में है कथानक, चरित्र, विचार, पदविन्यास, गीत, दृश्य। पदविन्यास को ही भाषा कहते हैं। अब भाषा कैसी होती थी मैंने पहले ही बताया है। अरस्तु ने कहा है कि त्रासदी में भाषा अर्थात संवादों के व्यक्त होने वाली भाव के लिए दृष्टि अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। घटना और संवाद में पृथक पृथक भी संप्रेषण की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। यानी इसमें लय भी होगा, सामंजस्य भी होगा, गीत भी होगा, भाव होना चाहिए। ठीक है, इसमें संवादों से व्यक्त होने वाले भाव के लिए दृश्य की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। त्रासदी में भाषा इस प्रकार होनी चाहिए कि वो लयात्मकता से ही अपने सारे भावों का उद्धारण कर दें। ठीक, बिना दृश्य के भी यदि भाव सामने हैं तो वो समझ जाए कि किस प्रकार कहा जा रहा है। यदि सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपको पता है ना कि अगर ये धुन बज रहा है तो ये सैड सॉन्ग का धुन है। ठीक, उसी प्रकार अब देखिए कथानक क्या होता है। कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, ये नोट कर लीजिएगा। कथानक के लिए अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया? संकलन त्रय। ये प्रश्न आप अगर लिख देंगे तो लगेगा कि हाँ आपने विस्तृत से पढ़ा है। उनमें उन्होंने काल कार्य के अनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया। किस प्रकार कथानक का निर्माण होता है तो सुनिए। कथानक का अर्थ है त्रासदी का विषय वस्तु या घटना विन्यास। अब कथानक आपने उपन्यास में भी पढ़ा होगा, तो उपन्यास में भी क्या होता था? विषय वस्तु या घटना विन्यास। ठीक उसी प्रकार, कोई अंतर नहीं। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी को दिया है। जाहिर सी बात है कि कथा और विषय वस्तु ही नहीं होगी तो वो नाटक कैसे खेला जाएगा। तो सबसे प्रमुख क्या है? कथानक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें 3 विशेषण रखें। गंभीर होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए। यानी इसमें कोई सस्पेंस नहीं बचना चाहिए, अंतिम लक्ष्य तक आ जाना चाहिए। ठीक, एक अपना जो उपदेश देना चाहता है, जो उसका मुख्य लक्ष्य है, जो अपना संदेश जो लोगों में वो छोड़ना चाहता है, वो पूर्ण होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, सारी चीज़ें विस्तार से बताई जानी चाहिए। ठीक, चरित्र कैसा होना चाहिए त्रासदी में? ठीक है, त्रासदी में चरित्र कैसा होना चाहिए? चरित्र एक तत्व है, वो चरित्र कैसा होता था आइए पढ़ते हैं। त्रासदी में नायक का पतन आवश्यक, क्योंकि ये दुखांत होता था, ये सुखांत नहीं होता था। इसमें नायक है उसका पतन हो जाता था। जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में मूवी देखी होगी लैला मजनू, नहीं देखी होगी तो कोई मूवी तो देखी होगी जिसमें हीरो लास्ट में मर जाता है, नायक मर जाता है, नायिका मर जाती है, तो वो दुखांत होता है। तो त्रासदी में नायक का पतन आवश्यक होता है, इसलिए यह पतन निर्णयात्मक भूल के कारण होना चाहिए, जिसे अरस्तु ने हेमर्शिया कहा है। हेमर्शिया, ये वर्ड याद रखिएगा, निर्णयात्मक भूल, जिसे हेमर्शिया माना है अरस्तु ने। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। विचार कैसा होना चाहिए? अरस्तु का मानना है कि त्रासदी का जन्म ही विचारों के गर्भ से होता है। विचार का क्या योगदान है त्रासदी में? जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक कैसे त्रासदी का निर्माण करें, कैसे कथानक की रचना कैसे करिएगा आप? ठीक है, तो ये जरूरी है, ये भी समझ में। भाषा मैंने बता दिया। गीत भाव की अभिव्यक्ति का सबसे सटीक और ताकतवर माध्यम अरस्तु ने गीत को माना है। सही बात है, बिल्कुल। आज भी हम गाना सुनते हैं तो उसमें हमें वो महसूस होता है, हम उस रस का आस्वादन कर पाते हैं कि हाँ ये दुख है, ये सुख का है। हम उसमें भाव विभोर हो जाते हैं। हम कोई गाना सुनते सुनते यदि रोते हैं तो यानी वो हमारे भावनाओं पर असर कर रहा है। यही बात अरस्तु कहते हैं। दृश्य कैसा होना चाहिए? दृश्य का क्या योगदान है? तो दृश्य का संबंध अभिनय या अभिनेता से है। अभिनेता त्रासदी का प्राण तत्व है, इसलिए अरस्तु ने इसे कार्यकारी तत्व माना है। दृश्य तो होना चाहिए, दृश्य नहीं होगा तो क्या दिखाइएगा आप, कैसे दिखाइएगा? मतलब आपके सामने कोई दृश्य चलेगा तभी तो आप समझ पाइएगा। नाटक हो रहा है आपके सामने, नाटक कैसे होगा? कुछ पात्र कुछ हलचल कर रहे हैं तो एक दृश्य बन रहा है, वही तो है दृश्य। इसलिए दृश्य का यही योगदान है। तो 6 तत्व आपने समझ लिए। 6 को यदि आएगा विश्लेषण करने को तो इसको भी आप 100 वर्ड में कर सकते हैं, इसको भी 100 वर्ड में कर सकते हैं, इसको भी 100 वर्ड में, इसको भी 100 वर्ड में, इसको भी 100 वर्ड करेंगे। अगर 3 आएगा तो 500 वर्ड में टिप्पणी बहुत अच्छी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 500 वर्ड का टिप्पणी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और अब ये देखिए, अरस्तु द्वारा प्रस्तुत कथानकों के प्रकार। ऐतिहासिक कथानक कैसे होते? ऐतिहासिक जो बीत गए हैं। काल्पनिक यानी सोचा है, जो ना हुआ है ना होगा, अगर होगा तो वो संयोग मात्र होगा, वो काल्पनिक। अनिश्रुतिक यानी जो नहीं सुना गया है अभी तक, उस प्रकार, या जो सुना गया है जो लोक प्रचलन में है उस प्रकार का। ठीक, तो अरस्तु ने कथानकों के 3 प्रकार दिए।
ये कथानक में यदि आप टिप्पणी लिखिएगा तो ये लिख दीजिएगा, 3 विशेषण और 3 प्रकार। 3 विशेषण, विशेषण यानी क्या, जो इसको परिभाषित करते हैं कथानक को, और प्रकार यानी क्या, जो इसके अंग हैं। विशेषण और इसमें यही, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, जो विशेष्य की विशेषता बताए, यानी जो कथानक की विशेषता बताए। कथानक की विशेषता ये तीनों चीज बताती है कि गंभीर होता है, विस्तृत होता है, पूर्ण होता है। ये इसके गुण है, कथानक के गुण हैं। विशेषण यानी गुण, कथानक के 3 गुण और 3 प्रकार। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज 2 टॉपिक जो है वो क्लियर कर लिया। एक था हमारा अनुकरण, ये हो गया, और दूसरा त्रासदी विवेचन। कुल मिला के हमने दोनों पढ़ लिए, दोनों डन हो गए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विरेचन का सिद्धांत, और लोन्जाइनस का भी हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप सभी को पुनः नमस्कार, और ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहिए। और जाते जाते यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर ज़रूर करना है, उनका भी भला हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। और सब्सक्राइब कर दें, और जो भी बेल आइकन है उसको आप ऑलवेज नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। ठीक, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जाइए, आपका दिन शुभ हो।